हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक और नए लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने पढ़ा कि मान अगर अपने पास कोई सिस्टम है, मान लेते हैं एक चार्ज Q1 है और एक चार्ज Q2 है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो R है। मैं बोलूँ फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 बताइए या फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 बताइए, तो आप हमको बताओगे इनके बीच का जो फोर्स है वो हो जाएगा KQ1 Q2 बाई R²। जहाँ पर Q1 क्या है, Q2 क्या है, चार्जेस है, R क्या है, उनके बीच का सेपरेशन है। K क्या है, K क्या है, K कांस्टेंट है। K क्या है, एक कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट की एक वैल्यू थी, और ये जो कांस्टेंट था जब हमने पढ़ा था, इस कांस्टेंट को हमने बोला था ये कांस्टेंट डिपेंड करता है मीडियम पे, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और अभी तक हम लोग जो K की वैल्यू रखते आ रहे थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये जो वैल्यू रखते आ रहे थे, ये किसके लिए रख रहे थे? वैक्यूम के लिए, फ्री स्पेस के लिए, या फिर एयर के लिए। एयर के लिए ये वैल्यू भी रखी जाती है। तीनों के लिए हम लोग मीडियम क्या मानते हैं? सेम मानते हैं। बहुत बढ़िया। लेकिन अब बताइए, अगर हम मीडियम को चेंज कर दें तो क्या इसकी वैल्यू चेंज होगी? हाँ, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या है? डिपेंड्स अपॉन मीडियम। और यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हमने एक बात की थी, जो K की वैल्यू होती है वो होती है 1/4πε। और यहाँ पे जो एप्सिलॉन, इसको क्या बोलते हो? एप्सिलॉन बोलते हैं। अब देखो, जो K की वैल्यू है वो क्या करती है? वेरी करती है। 4 क्या है? कांस्टेंट है। पाई क्या है? कांस्टेंट है। एप्सिलॉन की वैल्यू ही अगर वेरी होगी तो ही K की वैल्यू वेरी होगी। यानी एप्सिलॉन क्या है आखिर में? एप्सिलॉन को हम लोग बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये एक शब्द है, परमिटिविटी, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है। अब ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, इसका एक काम होता है। अगर आप ध्यान से देखो कि अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाऊं या मीडियम की परमिटिविटी बढ़ाता रहूं, ऐसा मीडियम लाओ जिसकी परमिटिविटी बढ़ती रहे, तो अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो जो फोर्स की वैल्यू है वो घटेगी। इस सिस्टम को मैं अगर अलग अलग एप्सिलॉन की वैल्यू में रखूँ और इसमें एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती रहे तो फोर्स की वैल्यू ऑटोमेटिक घटती रहेगी। अब क्यों घटेगी वो हम देखेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो कभी चेंज नहीं होता है। ये तो हमने पढ़ा है। लेकिन मीडियम में डालने में फोर्स चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे कैसे चेंज हो रहा है, यही हमको पढ़ाना है कि कैसे वो चेंज कर देता है। क्योंकि हमने तो ये सीखा है दो चार्जेस के बीच में अगर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वो हमेशा यही रहेगा, कहीं भी चले जाओ। यही तो बोला था गुलाम चाचा ने। लेकिन हम बोल रहे हैं कि दूसरी वीडियो में रखते हैं फोर्स घट जाता है। क्यों घटता है उसके बीच में हम लोग सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो अब इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आइए हम देखते हैं कि मीडियम में डालने से फोर्सेस घट क्यों जाती हैं। अब देखिए, मीडियम को जैसे ही हम उन दो चार्जेस के बीच में इंट्रोड्यूस करते हैं या चार्जेस को किसी मीडियम में डालते हैं तो मीडियम का हो जाता है पोलराइजेशन, जिसकी वजह से फोर्स घट जाती है। क्या होता है? पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। ये मार्कर क्यों नहीं चल रहा है? पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। ये आखिर है क्या, अभी हम इसको समझते हैं। मीडियम क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से उनके बीच का जो फोर्स है वो घट जाता है। दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा मैं इसको फोकस सेट कर देता हूँ। मीडियम का क्या हो जाता है? पोलराइजेशन हो जाता है। अब ये आखिर है क्या पोलराइजेशन? तो आइए हम देखते हैं पोलराइजेशन आता क्या। मान लेते हैं अपने पास कोई एक मीडियम था, इसको हमने सिस्टम था, इसको हमने किस में रखा है? वैक्यूम में रखा है। तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 या जो फोर्स हमें वो पता चलती है के नहीं यूज़ करते हैं। अब लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R²। की जगह पे ये वैल्यू यूज़ की है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वैक्यूम और एयर। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर, जो भी आप लिखना चाहो, मैं एक ही वर्ड लिखूंगा। मैंने आपको तीनों वर्ड लिख के दिखा दिए हैं। क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, क्या दिख रहा है? क्लियर तो दिख रहा है ना? लेट मी चेक दैट। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब एप्सिलॉन नॉट
क्यों लिखा गया, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं, जो एप्सिलॉन नॉट है इसको नॉट बोलते हैं, नॉट मतलब कोई मीडियम नहीं है। अब आपको पता है कि दो चार्जेस हैं, इनके बीच में वैक्यूम मतलब भाई कौन सा मीडियम होगा, कोई मीडियम, इसलिए एप्सिलॉन नॉट इसको बोलते हैं, ये सिंबल है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि अगर इसको किसी मीडियम में डाल देते तो मीडियम पोलराइज हो जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच की जो इंटरेक्शन फोर्स है वो घट जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कैसे होती है, मान लेते हैं वही सिस्टम है, Q1 है, यहाँ पे पॉजिटिव ले लेते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। समझाने के लिए, पॉजिटिव निगेटिव आपस में क्या कर रहे होंगे, प्यार कर रहे होंगे, है ना, इनके बीच में आराम से प्यार होगा, इंटरेक्शन होगा, और वो इंटरेक्शन अभी होता है पॉजिटिव से निगेटिव, ठीक है, किधर होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब पॉजिटिव ही निगेटिव की तरफ जाता है ना, समझ रहे हो, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है, क्योंकि पॉजिटिव हम लोग नेगेटिव हैं जिनकी तरफ हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, तो फिर इंटरेक्शन क्या है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है। अब मान लीजिए यहीं पे मैं एक मीडियम को इंट्रोड्यूस कर दूं, बीच में एक मीडियम डाल दूं, मीडियम डाल दे थोड़ा सा दिक्कत आने लगी ना, वैसे भी इसलिए फोर्स घट जाती है, ऐसे नॉर्मल भाषा में अपने गांव की लैंग्वेज में। तो क्या होता है कि यहाँ पे इस मीडियम का हो जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन मतलब मीडियम के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो होंगे ही। अब जब मीडियम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होंगे तो क्या यहाँ पे इंडक्शन नहीं हो जाएगा, इंडक्शन हमने पढ़ा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। हालांकि होता कुछ दूसरा, लेकिन अपन मान लेते हैं पॉजिटिव इधर गया, नेगेटिव इधर गया, लेकिन जाता सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, और इसको बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है साइड, और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच साइड। वो तो अपन बहुत पहले पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री में भी आप पढ़ते हैं, तो फिर क्या इसको बकवास करना। अब यहाँ पे क्या था कि पॉजिटिव नेगेटिव ये आपस में इंटरेक्शन कर रहे थे, और इंटरेक्शन की डायरेक्शन थी ये, यहाँ पे एक और चार्ज इंटरेक्शन कर रहा है जो इंड्यूस्ड हुए, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इंड्यूस्ड चार्ज, इंड्यूस्ड चार्ज। इसके बारे में हम पढ़ेंगे सेकंड चैप्टर में, जो कि है अपना कैपेसिटर वाला, ठीक है। इंड्यूस्ड चार्जेस सेकंड चैप्टर नहीं है वो अपने में, चलो ठीक, इसको हम लोग लिखते हैं क्यू आई से, हालांकि यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभी क्यों पढ़ी वो मैं आपको बता दूंगा। इंड्यूस्ड चार्जेस इंड्यूस्ड हो गए, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। अब क्या होगा, ये आपस में इंटरेक्शन करने लगेंगे, इनका इंटरेक्शन इधर होगा, इनका इंटरेक्शन इधर होगा, ये इधर इंटरेक्शन करना चाहता है, और इनका इंटरेक्शन इनको अपोज कर रहा है, तो नेट में क्या हो जाता है, घट जाता है। समझ में आई बात, पक्का? अच्छा, नहीं समझ में आया आप ऐसे समझो कि यार इनके बीच में कोई मीडियम नहीं था, ये आराम से कर रहे थे, ये बाधा है। मीडियम क्या है, जो परमिटिविटी होती है किसी मीडियम की, वो है रेजिस्ट। ये क्या करते हैं, रेजिस्ट द इंटरेक्शन, रेजिस्ट द इंटरेक्शन। अरे जैसे कि दुनिया वाले होते हैं ना, वो प्यार को नहीं समझते हैं, अरे क्या गाना था मुझे याद नहीं आ रहा है, तो वैसे है, ये क्या है, दुनिया है, और ये दो प्रेमी हैं, इनके बीच के इंटरेक्शन को क्या करती है दुनिया वाले, नहीं समझते हैं, कम करते हैं। तो वही चीज़ें हैं। लास्ट में एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, नहीं समझ में आता, आप ऐसे समझ सकते हो, मेरे सर ने जैसे समझाया था, हमारे सर ने बोला था आप इसको एक सिस्टम मान लो, और इसको एक सिस्टम मान लो। यहाँ पे इसके ऊपर जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसको मान लो Q है, इसके ऊपर भी चार्ज का मैग्नीट्यूड Q है, और ये QI हो जाएगा। तो अगर आप इसको एक पूरा सिस्टम मानते हो, और इसको एक पूरा सिस्टम मानते हो, तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना होगा, Q माइनस QI। क्या होगा, Q माइनस QI। समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें QI की भी एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होती है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस Q प्लस ऑफ QI। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है चार्ज का, वो एक्चुअल में घट जा रहा है, और हमें पता है कि जो फोर्स होती है वो Q1 इंटू Q2 के बराबर होती है, और जिस वजह से यहाँ पे ये वैल्यू घट गई है। अरे यार, Q1 Q2 की वैल्यू घटी कि नहीं घटी, जिसकी वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। रिजल्ट में क्या होता है, फोर्स घट जाता है। ये इतनी चीज़ें थी जिस वजह से जो इंटरेक्शन फोर्स है वो घट जाता है। क्या ये बात क्लियर है? ये था पोलराइजेशन ऑफ मीडियम, ये इंडक्शन ऑफ चार्जेस को बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्जेस जो जनरेट होते हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो फिर आप इसको नोट करिए। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट की। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि हमें पता है कि एप्सिलॉन क्या था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, लेकिन इसकी वैल्यू क्या करती थी, वेरी करती थी, कभी कम और कभी ज़्यादा हो सकती थी। जो एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है फॉर एयर के लिए या फॉर वैक्यूम के लिए, और जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की इक्वल, और ये एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमें याद रखनी पड़ती है, वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बस ये वैल्यू हमको याद होनी चाहिए। समझ में आई बात? ये एप्सिलॉन नॉट की मिनिमम वैल्यू है। एप्सिलॉन
की मिनिमम वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट। इसके बाद मीडियम की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होंगी। यानी अगर मीडियम में कोई इंट्रोड्यूस करते हो तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू बड़ी होगी एप्सिलॉन नॉट से। और हमें पता है कि अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ाएंगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अगर हमको फोर्स चाहिए मैक्सिमम, किसी सिस्टम के लिए अगर हमको मैक्सिमम फोर्स चाहिए तो हम क्या रखेंगे, एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू रखेंगे। और एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू मतलब एप्सिलॉन नॉट रखेंगे। यानी दो, इसी के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट वो होता है कि दो चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन जो होगा वो मैक्सिमम कब होगा, जब उन्हें हम एयर में रखेंगे, वैक्यूम में रखेंगे या फ्री स्पेस में रखेंगे। बाकी किसी भी मीडियम में रखोगे तो फोर्स हमेशा घट जाएगी। समझ में आया? पक्का? यानी आपको शायद समझ में आ गया हो। इसके बाद हम बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है। कुछ है ही नहीं थर्ड पॉइंट पर, ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। कुछ इसमें कुछ खास तो नहीं था मेरे हिसाब से। मैं थर्ड पॉइंट तो कुछ है ही नहीं ना, नहीं कोई थर्ड पॉइंट नहीं है, समझ, बस इतना ही था। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम फोर्स है वो कब होगी, जब हम उसको एयर में रखेंगे। सेकंड पॉइंट में यही लिखाया गया है कि द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस, द इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस is maximum when they are placed in vacuum और फ्री स्पेस। यानी एफ मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वो होगी एफ नॉट के इक्वल, और वह तब हमें मिलेगी जब हम एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट पुट कर देंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आप इसको नोट कर सकते हैं। ये आपको, मुझे पता है आपको पता था, लेकिन आप नोट कर लो। फिर हम बात करते हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। अब हम बात करने वाले रिलेटिव परमिटिविटी की। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी की बात करने से पहले जितना हमने पढ़ा वो थोड़ा सा समराइज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब आप सबको शायद कठिन लगा हो। जिसको नहीं कठिन लगा वो भी सुन ले, ठीक है। अब तक हमने क्या पढ़ा कि अगर दो चार्जेस को हम लोग रखते हैं किसमें, वैक्यूम में रखते हैं, तो फोर्स कितनी होती है, के क्यू एन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होती है। अगर हम उसको किसी मीडियम में रखते हैं तो फोर्स क्या होती है, घट जाती है कि बढ़ जाती है, घट जाती है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ जाती है। एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये हमने पढ़ा। अब हमने क्या पढ़ा कि मीडियम में रखने से फोर्स घट क्यों जाती है, क्योंकि बाधा आती है। मीडियम क्या करता है, रेजिस्ट करता है, वो चार्जेस को इंड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो अपनी तरफ से इंटरेक्शन लगाता है, जिसकी वजह से इनका इंटरेक्शन क्या होता है, घट जाता है। इतनी चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम बात करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी की। अब इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी वो मैं आपको समझाता हूँ। रिलेटिव परमिटिविटी की हेडिंग डाल लें। लेट के कहाँ देख रहे हो यार, कॉपी भी नितिन जैसे नहीं निकाला, निकाल लो, वरना बाद में भूल जाएगा और लेक्चर देखने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। रिलेटिव परमिटिविटी आखिर क्यों होता है? अभी हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85। इसकी हमें ज़रूरत पड़ी क्योंकि जो ऐसा सिंपल वर्ड में लिखो, एप्सिलॉन की जो वैल्यू है वो बहुत ही कठिन है याद करने में। अभी हमने देखा एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हुई 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ऐसे ही कुछ और मीडियम्स की होती है। एप्सिलॉन वाटर होती है, एक एप्सिलॉन ग्लास होती है, वो होती है 7.124 × 10⁻10 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका होता है 3.01, ये ग्लास का होता है, × 10⁻11 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इनकी इतनी वैल्यूज़ है, और अगर आप देख रहे हो तो ये जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट, ये ज़्यादा है और ये हमेशा एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा है। तो जो विद्वान थे, जो फिजिसिस्ट थे, उन्होंने हमको एक टर्म दिया रिलेटिव परमिटिविटी का। बोला हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट के टर्म में इसको याद रखेंगे। हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखेंगे और हम देखेंगे जो भी मीडियम है, जो मीडियम है वो एप्सिलॉन नॉट से कितना बड़ा है, एप्सिलॉन नॉट से कितना बड़ा है उसको हम लोग याद रख लेंगे। और उस टर्म को बोला गया एप्सिलॉन आर, यानी एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट को बोला गया एप्सिलॉन आर, और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ये हालांकि क्या होता है, एक नंबर होता है, ये नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 होते हैं, और ये रियल नंबर होता है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में भी आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये इंटीजर ही होगा।
क्या बोला मैंने, एप्सिलॉन आर हमें क्या बताता है कि जो मीडियम की परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट से कितने टाइम्स बड़ी है। समझ में आई बात। जैसे कि हमसे बोल दे एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 2, तो इसका मतलब है मीडियम की जो परमिटिविटी है वो 2 टाइम्स है एप्सिलॉन नॉट के, यानी इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। और अगर हमसे बोले एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 3/2, तो क्या करोगे, तो एप्सिलॉन एम की वैल्यू 3/2 टाइम्स हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। अच्छा, क्या यहाँ पे ये हो सकता है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो जाए 1/2? ना, एप्सिलॉन मीडियम क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा एप्सिलॉन का, हो ही नहीं सकता। यानी एप्सिलॉन की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, जब हम एप्सिलॉन एम की मिनिमम वैल्यू रखेंगे जो कि होती है एप्सिलॉन नॉट, यानी एप्सिलॉन आर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 1 हो सकती है। 1 से छोटी वैल्यू यहाँ पे नहीं लिख सकते, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। यानी एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो ही नहीं सकती। आपने इसके रेंज पढ़ा है ना मैथमेटिक्स में, वैसे होती है। तो यानी यहाँ पे हमेशा 1 से वैल्यू बड़ी मिलेगी। अगर मैं आपसे बोलूँ, ऐसे आप खुद बोलो, अगर मैं एप्सिलॉन आर की वैल्यू लूँ 4, तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि एप्सिलॉन जो मीडियम है उसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट के 4 टाइम्स है। मैं बोलूँ एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 80, इसका मतलब एप्सिलॉन एम की वैल्यू है 80 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मान लीजिए अपने पास पहला केस है, केस नंबर 1, एक सिस्टम है Q1 Q2, ठीक है, और इसको हमने R डिस्टेंस पे रखा है, ये भी वैक्यूम में है, तो इनके बीच का जो इंटरेक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू, इसको लिखो F0 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। और अगर जैसे ही हम इसको केस 2 में स्टडी करने आए, अब इसको हमने रख दिया एक ऐसे मीडियम में जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन एम, और इनके बीच का डिस्टेंस अभी भी उतना है, यानी R है, तो इनके बीच का फोर्स क्या हो जाएगा, Fm इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2/R²। और एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी रहती है, यानी एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू Q1 Q2/R²। अगर आप ध्यान से देखो तो ये पूरा जो टर्म है वो क्या है, F0 है, यानी अगर आप यहाँ से नीचे दिख रहा है, हाँ, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो Fm की जो वैल्यू है वो हो जाएगी F0/F एप्सिलॉन आर। समझ में आई बात, यानी F0/Fm इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन आर। क्लियर है, समझ में आया। हमने यहाँ पे 2 फॉर्मूले पढ़े, यहाँ पे वो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ F0/Fm इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि एप्सिलॉन आर हमें एक चीज़ और बताता है, वो ये बताता है कि अगर हम किसी मीडियम में उस सिस्टम को रखते हैं तो एप्सिलॉन आर टाइम फोर्स क्या होगी, घट जाएगी। किसके कंपैरिजन में, अगर हम किसी सिस्टम को वैक्यूम में रखते हैं, मान लीजिए कोई सिस्टम वैक्यूम में रखा है, अगर हम एप्सिलॉन आर की वैल्यू 2 रख दें और उनके बीच में फोर्स लग रही थी 10 न्यूटन, तो मीडियम रखते हैं फोर्स कितनी हो जाएगी, आधी, यानी एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, अगर F0 की वैल्यू यहाँ पे पहले केस में F0 की वैल्यू हमको गिवन है 10 न्यूटन, तो Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 न्यूटन। अगर यहाँ पे F0 की वैल्यू हमें गिवन है 12 न्यूटन, Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2 टाइम्स हो जाएगी। क्या सही लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, हाँ सही तो बोल रहा हूँ। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर साहब इसको Fm की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें आप डिवाइड कर दो F0 से, तो वैल्यू कितनी आएगी, F0/एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू हो जाएगा F0/एप्सिलॉन आर की वैल्यू है 3/2, सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 12/3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो हो जाएगी 8 न्यूटन। समझ में आई बात, मतलब फोर्स घट रहा है, Fm की वैल्यू भी F0 से कम आ रही है, ठीक है। फ्रैक्शन में था, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था तो मैंने इसको इतना बड़ा कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखें, इस वाले में अगर F0 की वैल्यू, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है,
ये पहला क्वेश्चन का था, ये उसमें ऐसा मतलब ढेर सारे आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। एफ नॉट की वैल्यू अगर मैं ले लूँ 16 न्यूटन, तो एफ एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ नॉट बाई ई आर यानी 4 न्यूटन। ठीक है, यानी ये फोर्स को क्या कर रहा है, 4 गुना कम कर रहा है, ये 3/2 टाइम्स कम कर रहा है, ये आधा कम कर रहा है ना, मतलब उतना कम कर दे रहा है, मतलब इतने गुना कम कर देना, मतलब इतने नंबर से उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। यानी अगर मैं बोलूँ कि इस मीडियम में रखूँ तो फोर्स 80 गुना कम हो जाएगी, 80 गुना बढ़े नहीं रही, 80 गुना कम हो जाएगी। और कम मतलब डिवाइड करना है, ज़्यादा मतलब मल्टीप्लाई करना है। ये तो आपने मैथमेटिक्स में सीखा होगा छोटी क्लासेस में, ये आपको समझ में आएगा, आप इसको नोट करिए। फिर हम पढ़ते हैं अच्छे टॉपिक्स पे, मतलब अच्छे क्वेश्चन पे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है डाइलेक्ट्रिक का, बाकी सारे क्वेश्चन मैंने आपको ऐसा समझा दिए हैं, आप क्वेश्चन को जो आपके बुक में है वो कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई करिए, काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, आप इसमें ऑप्शन टिक कर सकते हैं। अपने साथ धोखा मत करिएगा, क्वेश्चन को ट्राई ज़रूर करिएगा, ठीक है। और अब तो आपने पॉज कर लिया होगा, अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम इज मेड टू टच, क्या करना है, उसको टच करना है अनदर आइडेंटिकल स्फीयर से हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑफ -3 माइक्रोकूलम। पहला टाइप क्या है कि हमसे बोल रहा है, सॉल्यूशन क्या है कि अपने पास एक चार्ज है 1 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है -3 माइक्रोकूलम का, और दोनों जो स्फीयर हैं ये कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं। और अगर आइडेंटिकल होते हैं और टच कराया जाता है तो दोनों पे इक्वल चार्ज आ जाता है, और उस चार्ज की वैल्यू क्या होती है, Q, और इस पर Q। तो अगर मान लेते हैं Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 - 3/2 माइक्रोकूलम, और सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 माइक्रोकूलम। यानी अब इन दोनों के ऊपर कितना चार्ज है, -1 माइक्रोकूलम का। अब बोला जा रहा है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि अब हमने इन चार्जेस को क्या किया, ये Q है और ये भी Q है, और इनको हमने 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रख दिया है, तो इनके ऊपर चार्ज बताइए। तो सिंपल है, कर लेंगे। अब क्या करना है, F = K Q1 Q2/r², यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, KQ²/r²। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी है, 1 माइक्रोकूलम। 1 माइक्रोकूलम मतलब किस में रखना होता है, कूलम में रखना होता है। तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा 10⁻⁻6 का होल स्क्वायर अपॉन 3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो यानी 3 का स्क्वायर 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 10⁹, और यहाँ पे बचेगा 10⁴, तो हो जाएगा 10⁹ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 प्लस ऑफ 4। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10 न्यूटन। कितना हो गया, 10 न्यूटन। अब आगे पढ़िए, अभी नहीं, अभी आगे पढ़िए। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन देम व्हेन दे आर इमर्ज्ड इन एन ऑयल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है भैया, डाइलेक्ट्रिक को हम परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ही बोलते हैं, मतलब ठीक है, उसका एक अलग ही नाम है, बस डाइलेक्ट्रिक है। यानी यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू दी गई है, ये एप्सिलॉन r की वैल्यू है। तो हमें पता है कि हमें F0 की वैल्यू पता है, और हमें क्या निकालना है, FM निकालना है। तो हमें पता है कि FM = होता है F0/ER, और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 10/2। सॉल्व करेंगे आ जाएगा अपने पास आंसर 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। हाँ, इसमें 10 न्यूटन दिया गया तो काफ़ी लोग इसमें 10 न्यूटन भी लगा देते हैं, है ना, वो बिना सोचे आगे नहीं पढ़ते हैं, एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन फिर आगे लगा देते हैं। तो थोड़ा जब ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो होश से हवाश में क्वेश्चन करिएगा। टेस्ट सीरीज़ का क्वेश्चन रही है, अब उसको नोट करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम बात करते हैं कुछ एक टॉपिक की। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर जो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और उस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। हमको ऐसा क्वेश्चन दिया जाएगा कि अपने पास एक आइडेंटिकल बॉल्स हैं और उनको एक स्ट्रिंग से बांधा जाता है। अब आप समझो कि ये बॉल्स हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है वो सेम है,
तो जब इनको बांधा जाता है स्ट्रिंग से, आप सोचो ऐसे टच कराया जाता है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, इसके ऊपर मास M है, इसके ऊपर चार्ज Q है, दोनों का मास M है। अब इनको स्ट्रिंग बांध दिया गया है और इन स्ट्रिंग्स की जो लेंथ है वो L है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए क्या ये ऐसे रहेंगे? नहीं, क्योंकि इनके ऊपर लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी यहाँ पे ये फोर्स और इधर ये फोर्स जाने लगेगा और एक टाइम के बाद ये इक्विलिब्रियम में आते हैं। अब यहाँ से कुछ ये एंगल बनाएगा वर्टिकल से एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे तो ठीक था, फिर आपसे बोलेगा कि इस सिस्टम को हम लिक्विड में डाल देते हैं। लिक्विड में डालने से ये हो जाता है मैकेनिक्स का क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स का। तो वहाँ पे क्या लगता है आपको पता होगा, लिक्विड में अगर किसी भी चीज़ को डालते हैं तो फिर हम लोग को लगता है एफ थ्रस्ट, फोर्स लगता है ना। यानी अगर आप किसी भी चीज़ को पानी में डालते हो या लिक्विड में डालते हो तो वो फोर्स ऊपर की तरफ लगाता है, इसको हम लोग एफ बोलते हैं। और एफ की वैल्यू क्या आती है? वी रो जी। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले का ध्यान से देखिएगा, तो जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है वी डिस्प्लेस्ड। ठीक है, रो क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यानी रो ऑफ लिक्विड, और जी तो है ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी बॉल को या किसी भी चीज़ को एफ तभी लगता है और उतने पे लगता है, फॉर्मूला ये लगता है अगर हमने डाल दिया उस लिक्विड को, सॉरी लिक्विड में डाल दिया तो कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करता है वो रखना है, और यहाँ पे लिक्विड का रोल रखना है। मतलब क्वेश्चन में कभी कभार आप गलती करते हो, आप इसका रख देते हो, ये सिस्टम है। अभी इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन है जो हर जगह, एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको हर जगह मिलेगा और अच्छी बुक्स में मिलता है, अच्छे क्वेश्चन कोचिंग में भी कराया जाता है। तो हम उस क्वेश्चन को करें, आप उसको करेंगे, मैं लिखता हूँ और फिर आपके सामने आता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था और बार बार आपको यहाँ पे इंटेंसिटी चेंज होती हुई दिख सकती है। ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। और यह क्वेश्चन पूछा भी गया था AIEEE 2010 में, और ये मतलब आपको हर जगह मिलता है। आपको टेस्ट सीरीज़ में मिल सकता है, आपको अच्छी बुक्स में मिल सकता है। मेरे पास जो बुक है उसमें मिला था, ये हमारे टीचर ने हमको नोट्स में भी कराया था। यूट्यूब पे भी हमारे फेवरेट और आपके फेवरेट सर अलग सर ने भी कराया है इसको। तो आप इसको ट्राई करेंगे क्योंकि ये फ्लूइड से भी है, इसलिए मैं आपको पहले फ्लूइड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे और इसको ट्राई करेंगे, और ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, नहीं तो फिर पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। आइए अब हम लोग मिलकर करते हैं क्वेश्चन, जिससे हो गया है उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि अपने पास आइडेंटिकल स्फीयर था, उनको एक स्ट्रिंग से बांधा गया था, और स्ट्रिंग से बांधने के बाद इक्विलिब्रियम आता है, और वो दोनों जो है वर्टिकल से सेम एंगल बनाते हैं। यानी यहाँ पे ये जो एंगल थीटा है और ये एंगल भी थीटा है। मार्कर में थोड़ा सा इंक डाल दूँ मैं। आइए, अब हमसे बोला गया है कि दोनों जो बॉल्स हैं वो सिमेट्रिकल है, यानी इसके ऊपर भी चार्ज Q है, मतलब मान लिया हमने M है। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में होने पे क्या होगा, इनके वजह नेट फोर्स है वो बैलेंस होगी। अब इसका अगर हम FBD बनाएं, यहीं पे देखो फोर्स एक लगेगी इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक फोर्स इधर लगेगी टेंशन, क्योंकि रस्सी में टेंशन भी तो आएगी, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा mg। अगर आप ध्यान दो तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। अरे यार देखो कैसे, ये एंगल 90, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90, तो फिर ये एंगल कितना हो जाएगा थीटा हो जाएगा। वैसे आपने पढ़ा था ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस में 10th में काफ़ी किया था। अब क्या करोगे, इसको तोड़ लो। कैसे तोड़ोगे मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, नीचे लग रहा है mg। अब देखो t जो है इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, एक होगा t cos थीटा जो कि ऊपर की तरफ रहेगा, और एक रहेगा t sin थीटा जो कि इधर रहेगा। अब जो t cos थीटा है वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, t sin थीटा fe को बैलेंस कर रहा होगा। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं और हमें मिलेगा t sin थीटा इज इक्वल टू fe और t cos थीटा इज इक्वल टू mg। और यहाँ से अगर हम tan थीटा की वैल्यू निकालें तो हमें मिलेगा fe अपॉन mg। इक्वेशन नंबर
1, ये रिलेशन नंबर 1 डाल सकते हैं। यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको पूरे लिक्विड में डाल दिया। अब लिक्विड में जैसे ही डाला क्या होगा, कायदे से तो एंगल चेंज होना चाहिए था, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला कि एंगल नहीं चेंज हुआ। एंगल नहीं चेंज हुआ, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी अभी भी एंगल जो है वो थीटा बन रहा था। अरे बन जा तू मेरी रानी। ठीक है, अब इसको लिक्विड में डाल दिया गया है, यहाँ किसमें ये लिक्विड में है। तो लिक्विड में क्या होगा, यहाँ पे एफ एम लगेगा, नीचे अभी भी एम जी लग रहा होगा, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। अब यहाँ पे एक फोर्स और आएगा जिसको लोग बोलते हैं एफ अप। क्या बोल रहे हैं इसको, एफ अप। एफ अप थ्रस्ट बोला। आपने देखा होगा कि पानी में अगर किसी भी वजन चीज़ को डालते हो तो उसका वजन जो होता है वो हल्का हो जाता है। रीज़न ये है कि वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगता है और आप उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाओ तो उठाने में आसानी होती है। देखो ना एम जी यूनिट में घट गया है। अब क्या करोगे, यहाँ पे फिर से लिखो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, इस बार क्या हो जाएगा, फिर से आप इसको क्या करोगे, कंपोनेंट करोगे, तो टी कॉस थीटा प्लस ऑफ एफ अप इज इक्वल टू रहेगा एम जी, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी माइनस एफ अप। एफ अप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा डूबा है तो इसका वॉल्यूम यानी वी ऑफ बॉल का वॉल्यूम इंटू रो, लिक्विड का कितना था, डेंसिटी कितनी थी, रो थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं टी साइन थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एम के बराबर। अब यहाँ से फिर से हम लोग टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो वो हमें मिलेगा एफ एम अपॉन एम जी माइनस वी रो जी। ठीक है, अब आप रिलेशन नंबर 1 का साथ पकड़िए, तो हमें क्या पता चला, टेन थीटा की जो वैल्यू है वो एफ अपॉन एम जी। अब यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझना है वो वाली बात कि हमें पता है कि जो मास होता है और वॉल्यूम होता है, इसका जो भी होता है वो सिग्मा के बराबर होता है। सिग्मा क्या है, डेंसिटी, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन सिग्मा इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल वी बी, और वो वहाँ पे पुट कर दो और टेन थीटा की वैल्यू भी एक साथ पुट कर दो, तो हमें मिलेगा एफ ई अपॉन एम जी इज इक्वल टू एफ एम अपॉन एम जी माइनस वी की जगह एम बाई सिग्मा रो जी। तो सॉल्व करेंगे तो एम जी से कॉमन करेंगे तो एफ ई अपॉन एफ एम कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा 1/1 माइनस रो बाई सिग्मा। और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, और अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, एप्सिलॉन आर या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो हो जाएगा सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। समझ में आई बात, सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा क्योंकि मैंने जो आंसर लिखा है और वो इस वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न बहुत ही सिंपल है, मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन में अलग लिखा और यहाँ पे अलग मान लिया है। यहाँ पे जो रो है वो मैंने लिक्विड का माना है, ठीक है, और जो सिग्मा है वो मैंने बॉल का माना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा उल्टा होगा, अगर क्वेश्चन में इसका उल्टा होगा तो आप बस इसकी जगह पे इसको पुट कर दीजिएगा। समझ में आई बात, आप इतने समझदार हो, आप इसको समझ जाओगे। क्वेश्चन अच्छा था, फ्लूइड मैकेनिक्स को पकड़ के था, और आया भी क्वेश्चन था और स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको कराना सही समझा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पे हम लोग इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।